2008 में एक बहुत बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। कई लोगों की जॉब्स चली गई थी, बहुत से लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ गए थे। पर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? सिंपल है, इतिहास खुद को दोहराता है। इस वीडियो में इस पूरे केस को समझने के बाद अपने प्रेजेंट टाइम में देखना क्या ऐसी ही कोई चीज तो नहीं हो रही, अगर हाँ तो अलर्ट होने की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 2008 में हुए इस क्राइसिस की शुरुआत हुई थी 1996 में, जब यूएस में .com बूम चल रहा था। टेक कंपनीज के शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे। टेक कंपनीज को, स्पेशली जिनके नाम के आगे .com लगा था, ऐसी कंपनीज को बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे फंडिंग मिल रही थी। पर साल 2000 में ये .com बबल बर्स्ट हो गया। इन्वेस्टर्स ने अपने बहुत से पैसे गंवाए और लोगों ने भी स्टॉक मार्केट से पैसे निकालना शुरू कर दिया था। और इन सब के बीच 2001 में यूएस में सिर्फ 1.75% का इंटरेस्ट रेट था। और क्योंकि ये .com बबल के बर्स्ट होने के जस्ट बाद की बात है, तो लोग स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा सहमे हुए थे, क्योंकि उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा पैसे खोए। इन्वेस्टर्स बैंक्स में भी अपने पैसे नहीं रख रहे थे, क्योंकि वहां पे भी उन्हें बहुत कम इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे थे। ऐसे में लोग बहुत ज्यादा एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में थे। और फिर सबकी नजर गई रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के प्राइसेस उन दिनों बहुत बढ़ रहे थे। रीजन ये था, लोग बैंक से लोन लेके प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे। अब देखो, बैंक्स क्या करते हैं, लोन ऐसे ही लोगों को देते हैं जो उसे रीपे करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिनके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता है। और ऐसे लोन को प्राइम लोन्स कहते हैं। पर यहाँ पे बैंक्स ने सब प्राइम लोन्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे। बहुत ज्यादा लोग लोन लेने आ रहे थे, और ऐसे भी लोग आ रहे थे जो उसे रीपे करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते थे, जिनके रीपे करने के चांसेस बहुत कम थे। और ऐसे लोगों को भी लोन्स दिए गए जिनके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इस तरह के लोन्स को सब प्राइम लोन्स कहते हैं। इस केस में बैंक्स ने सोचा, अगर किसी ने लोन रीपे नहीं किया तो उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स तो है ही, उसे बेच के पैसे कमा लेंगे। देखो क्या होता है, बैंक्स ने जो भी लोन्स दिए होते हैं उसके बदले वो लोगों से एक मॉर्गेज पेपर लेते हैं। मॉर्गेज पेपर एक तरह का एग्रीमेंट होता है पैसे देने और पैसे लेने वाले के बीच। अगर पैसे लेने वाला, जो कि बोरोवर होता है, उसने पूरे पैसे नहीं लौटाए लेंडर के, जिसने पैसे दिए हैं उसके, तो लेंडर के पास ये राइट होगा कि बोरोवर के प्रॉपर्टी को सीज करके उसे बेच सके। अब बैंक्स ने लोगों को बहुत ही अलग अलग तरह के लोन्स दिए होते हैं। होम लोन, कार लोन, एग्रीकल्चर लोन, स्टूडेंट्स लोन, बहुत अलग अलग तरह के लोन्स होते हैं। तो कई बार बैंक्स क्या करते हैं, इन सभी अलग अलग तरह के लोन्स का एक बंडल बना के उसे बेच देते हैं सीडीओ के फॉर्म में, कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशंस। और इन सीडीओस को वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स नॉर्मल बैंक से थोड़े अलग होते हैं। अगर कोई कंपनी फंड रेज कर रही है या फिर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो इस तरह के ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट बैंक्स हेल्प करते हैं। साथ ही उनके पास कई अमीर क्लाइंट्स होते हैं उनके, जिन्हें वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से मिले सीडीओस को इन्वेस्टमेंट बैंक्स अपने एचएनआई क्लाइंट्स को, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या फिर अमीर लोगों को बेच देते थे। और सभी लोग इन सीडीओस को ले भी लेते थे, क्योंकि रेटिंग एजेंसीज ने इन्हें AAA रेटिंग दी होती थी, जिसका मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा सिक्योर है। अब देखो, यहां तक की कहानी तो क्लियर है। अब तक क्या हुआ, 2001 में यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने लोन्स लेके प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करा। ऐसे लोगों को भी लोन्स दिए गए जिनके रीपे करने के चांसेस बहुत कम थे, और इस तरह के लोन्स को सब प्राइम लोन्स कहा जाता है। फिर बैंक्स ने अलग अलग लोन्स का बंडल बना के इन्वेस्टमेंट बैंक्स को बेचना शुरू कर दिया, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने उन्हीं सीडीओस को आगे अपने एचएनआई क्लाइंट्स को, मतलब अमीर लोगों को बेचना शुरू कर दिया। ये प्रोसेस 2000 से 2007 तक चलता रहा। बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जमकर पैसे कमाए थे। अब देखो और क्या हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा सीडीओस बेचे और खरीदे जा रहे थे, तो उस समय की जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी AIG, वो सामने आई। उन्हें लगा कि यार ये जो सीडीओस है ये तो बहुत ही सेफ ऑप्शंस है, सेफ एसेट्स है, और AAA रेटिंग भी है। तो उन्होंने इसके ऊपर इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया, और इसका नाम उन्होंने रखा CDS, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इसमें क्या था, AIG ने इन्वेस्टर्स से कहा, आपने सीडीओस तो ले ही रखे, पर कल को अगर उसमें कोई ऊंच नीच हो जाती है तो वो अमाउंट हम आपको देंगे, अगर आप हमारा इंश्योरेंस लेते हो, CDS लेते हो तो। पर AIG ने कभी नहीं सोचा था मार्केट्स एकदम से पलट जाएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने भी लोन्स ले रखे थे वो मोस्टली लोन्स एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न वाले लोन्स थे, और इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। इसका मतलब ये था कि शुरुआत में चाहे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, पर बाद में वो एडजस्ट होकर बढ़ने लगते हैं। और जब ऐसा हुआ तो लोगों ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जिन लोगों ने सब प्राइम लोन्स ले रखे थे उन्होंने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, और फिर बैंक्स ने उनकी प्रॉपर्टी सीज करके बेचने के लिए डाल दी। ये 2008 की बात थी। कुछ और चीजें हो रही थी उस टाइम पे यूएस में। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ के अराउंड 5% तक चले गए थे, और अब ये लोन्स उनके लिए भी महंगे थे जो इन्हें रिपे कर सकते थे।
तो उन्होंने भी डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। यार घर की कीमत सिर्फ 50 लाख है, मैं इससे ज्यादा पैसे क्यों दूं इसके ऊपर, इतने में तो मैं नया घर ले लूंगा, तो छोड़ो मुझे नहीं देने पैसे। बैंक्स ने इनकी भी प्रॉपर्टी सीज करके बेचने के लिए डाल दी। मार्केट में घरों की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पर डिमांड बहुत कम था, कोई ले ही नहीं रहा था घर। तो रियल एस्टेट मार्केट जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप पे चल रहा था, एकदम से नीचे आ गया। बैंक्स के पास भी पैसे नहीं आ रहे थे क्योंकि लोग लोन के पैसे दे ही नहीं रहे थे, और इसलिए सीडीओस की वैल्यू भी खत्म होने लगी। तो जिन इन्वेस्टर्स ने सीडीओस खरीद रखा था उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ, पर उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा था अपने इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो एआईजी के पास गए कि भाई हमारे पैसे दो। एआईजी ने भी एक लिमिट तक पैसे दिए, पर उसके बाद वो भी बैंकरप्ट होने आ गया। पर क्योंकि एआईजी बहुत बड़ी कंपनी थी, अगर ये बैंकरप्ट हो जाती तो उस टाइम पे जो क्राइसिस था ये और भी बड़ा हो सकता था। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने अराउंड $85 बिलियन देके एआईजी को उस टाइम पे बेल आउट किया था, मतलब उसे डूबने से बचाया था। कई इन्वेस्टमेंट बैंक्स डूब गए थे, जैसे लीमन ब्रदर्स, जिन्होंने बहुत ज्यादा अमाउंट में सीडीओस खरीद रखे थे बैंक्स ने, पर क्योंकि उसके बाद ये सारी चीजें हो गई तो सीडीओस की वैल्यू एकदम से खत्म हो गई, और फिर ये सारा लॉस लीमन ब्रदर्स को उठाना पड़ा था, और ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। यूएस में रियल एस्टेट मार्केट जिस तरह से गिरा, मार्केट से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खत्म हो गए थे, और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ा था क्योंकि सारी इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड थी। तो ये पूरी कहानी थी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की। बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे लिंक्डइन और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।